ठीक है, तो ये चेयरमैन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनको आप अपॉइंट करोगे उनके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कीजिए। और बोर्ड के पास प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए अपना काम सही से करने के लिए। ये कुछ हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। क्लियर है, समझ में आ गए थे प्रिंसिपल्स आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, फिर हमने Yes, प्रोविजंस sir. पे आ गए कि भाई हमारा जो यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, चेयरमैन आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे चेयरमैन द इम्पोर्टेंट वन, द चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग जो है वो व्यक्ति को आपको अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, और बोर्ड आपका कम से कम हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी कंसिस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और उसके बाद इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में। और अब इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि भाई किन डायरेक्टर्स को हम लोग डीम टू बी अफेक्टेड मानेंगे, या ये मान लेंगे कि भाई आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। डीम वर्ड का मतलब सुना है आपने कभी? डीम वर्ड सुना है यहाँ पे पहले कभी? हाँ या ना? जल्दी बताओ। नहीं सुना कभी ये डीम वर्ड आप लोगों ने? Sir. चलो कोई बात नहीं। अगर डीम वर्ड का मतलब होता है जब आप मान लेते हो, है ना, कि भाई ऐसा होगा, है ना, तो वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग डीम कहते हैं। ठीक है, कि भाई आप हो या हो नहीं हो वो हमको नहीं पता, बट हम तो ये मान लेंगे कि भाई आप हो ऐसा। तो हम ये मान लेंगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। कब नहीं हो, ये कुछ हम लोगों ने कल कंडीशंस पढ़ ली थी। आप पिछले 5 साल में अगर कंपनी के एम्प्लॉय रहे हो तो हम ये मान लेंगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। इसके अलावा अगर पिछले 3 साल में आपका कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा है तो हम ये मान लेंगे कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। इसके अलावा डायरेक्टर की फीस के अलावा अगर कोई भी दूसरा रिम्यूनरेशन आपको कंपनी से मिल रहा है, कोई भी दूसरा पैसा आपको अगर मिल रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि आप जो है वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे कि कंपनी का एडवाइजर है, डायरेक्टर है, कोई सीनियर एम्प्लॉय, उनके साथ अगर आपका क्लोज फैमिली टाई अप है, आपकी रिश्तेदारी है उनके परिवार वालों के साथ में, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्रॉस डायरेक्टरशिप में हो, आप जिस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, ठीक है, उसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में या आपकी कंपनी में जिसमें आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, ठीक है, उसमें जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये वाला एक बार वापस से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कल किसी को डाउट भी रह गया था। जैसे कि अभी मान लो कि भाई ए और बी दो अलग अलग पर्सन है। अब दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है बी लिमिटेड। अब ए जो है वो ए लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और बी जो है वो बी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और दोनों ने क्या किया, दोनों ने ये डिसीजन लिया, ए ने बोला कि मैं जो है वो बी लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता हूं, और उसके बदले में बी ने बोला कि ठीक है तुम मुझे अपनी कंपनी में जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो हम ए को और बी को दोनों को ही क्या नहीं मान सकते, इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते। आ गया था ये समझ में कल यहाँ पे क्रॉस डायरेक्टरशिप वाला? आ गया था समझ में? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और तो किसी को डाउट नहीं था इसके अंदर? चलो ठीक है, फिर रिप्रेजेंट, इसके अलावा अगर आप किसी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं हम लोग मानेंगे। और इसके अलावा अगर आप पिछले 9 सालों से या उससे ज्यादा के टाइम से अगर आप अपॉइंटमेंट कंटिन्यूसली आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट हो रहे हो ना कंपनी में, तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, तो हम 9 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपको कोई दूसरा व्यक्ति लाना पड़ेगा। ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया था यहाँ पर? यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। यार एक बार हाँ या ना बोला करो तो मुझे ये नहीं फील नहीं होना चाहिए मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोगों का भी मुझे हाँ या ना सुनाई दे तो मुझे समझ में आया हाँ भाई Yes, चलो sir. क्लास अच्छी यस चल रही सर। है। ठीक है,
क्योंकि आजकल अब देखो ऑनलाइन एजुकेशन इतना हो गया है, तो मेरे ऑफिस में जो मेरे बॉस की वाइफ है, उनकी बेटी है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है। छोटी है वो, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस मुझे इतनी इंटरेक्टिव लगती है, इतनी बढ़िया लगती है, ऐसा लगता है वाह यार क्या बच्चे सीख रहे हैं। बट वो तब हो पाता है जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, है ना। अब तो वो जरूरी चीज है, तो क्योंकि सामने वाले टीचर का भी जब भी इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार हाँ भी सामने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन अगर देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है, तो तब मजा आता है। तो ये चीज थोड़ा सा रखा करो कि हाँ भाई क्लास लाइव है, तो वाकई कम्युनिकेशन हो, आपस में एक दूसरे से बात करें, कोई क्वेश्चन आप लोगों को पुट अप करना है वो पुट अप करो, तो बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, वो चीज मुझे बताते रहा करो। ठीक है भाई। Yes, तो sir. इसको हम लोग आगे पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ हमारे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के प्रोविजन जो दिए गए हैं, एक ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपका यूके के अंदर है, कि वन ऑफ द इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है आपका, वो शुड बी अपॉइंटेड एज अ सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू प्रोवाइड अ साउंडिंग बोर्ड फॉर द चेयर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि भाई अब हमने मान लो 10 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हमारे बोर्ड में। अब इन 10 में से किसी एक पर्सन को हमको सीनियर जो है वो एनईडी अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है हमको यहाँ पे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सीनियर, हाँ सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब आपके पास ऐसे से फॉर एग्जांपल भी बोर्ड में अगर 10 हैं तो 10 में से कोई एक व्यक्ति को हम लोग सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना आपको रहेगा। अब ये पोस्ट बनाई क्यों गई है, इसका पर्पस क्या है सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ये क्या करेगा, है ना। तो ये पोस्ट हमने क्यों बनाई गई है, इसका पर्पस क्या है, वो हम लोगों को देखना है। तो इन्होंने बोला कि भाई टू प्रोवाइड अ साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड का मतलब होता है बेसिकली फीडबैक। क्या मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे? फीडबैक मतलब होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो चेयरमैन को एक साउंडिंग बोर्ड की तरह काम करेगा। कहने का मतलब चेयरमैन को फीडबैक देगा। चेयरमैन जो भी डिसीजन ले रहा है या जो भी प्लानिंग कर रहा है, कैसे काम करना है, क्या करना है, उन सब चीजों का फीडबैक जो है वो सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको दिया करेगा। ठीक है, तो ये एक पर्पस है इसको बनाने का। और भी दूसरे पर्पस हैं जो हम आगे साथ साथ पढ़ लेंगे। समझ में आ गया भाई? एक पोस्ट है बेसिकली और कुछ नहीं है, सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और बेसिकली चेयरमैन को उसके काम का फीडबैक देने के लिए इसको बनाया गया है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ठीक यस है। और Yes, इसके sir. अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब कहने का मतलब ये कि देखो भाई इन्होंने बोला कि भाई चेयरमैन का हर जगह होना जरूरी नहीं है। जो सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे विदाउट चेयरमैन, बिना चेयरमैन के भी एनुअली एक बार मिले और चेयरमैन की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करें, चेयरमैन की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें कि भाई चेयरमैन जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या क्या उसमें फ्लॉज है, उसके काम करने में क्या दिक्कत है। तो ये सारे आप डिस्कशन करिए। ये सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो है यहाँ पर ड्यूटी है। तो पहला ड्यूटी तो आपको इसमें दिख गया, ये फीडबैक उसको देना है। दूसरा है कि कम से कम साल में एक बार मिले वो बाकी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ में और चेयरमैन की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करें। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ये सुनो Yes, sir. दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, एनईडी अपॉइंट एंड रिमूव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्क्रूटाइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक और रोल इन लोगों ने दिया। इन्होंने बोला है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनका अपॉइंटमेंट और इनका रिमूवल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हाथ में होना चाहिए। मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई बेसिकली पूरा खेल जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो हम दे दें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हाथ में, क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, ये आप काम दे दीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं वो भी स्क्रूनाइज, वो भी एनालिसिस, वो भी अप्रेजल हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को करना चाहिए। आगे समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक ड्यूटी यहाँ पे इन लोगों ने बताई। तो आप लोग अपॉइंट करो, आप लोग रिमूव करो जरूरत पड़ती है तो, और आप देखो कि भाई किस तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। ये हमारे एक और डिवीजन, एक और ड्यूटी आप लोगों की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की दी है।
इसके बाद आ जाते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑन कमिटी शुड बी सेट आउट इन राइटिंग एंड पब्लिकली अवेलेबल। अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई जो चेयरमैन है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया आपका, इसके अलावा सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, बोर्ड हो गई, कमिटीज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिटर्न में होनी चाहिए और पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर ये देखना चाहता है भाई चेयरमैन की क्या जिम्मेदारियां हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड का क्या जिम्मेदारियां बनती है, कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो एक रिटर्न आपके पास होना चाहिए और ये चीज पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम हो तो कितना अच्छा रहेगा, हमें पता रहेगा ना कि भाई हमारी बोर्ड की क्या जिम्मेदारियां थी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी कर रहे नहीं कर रहे। यस और नो, ये अच्छी चीज है, यस और नो, ये यस सर। अच्छी चीज है या नहीं है? तो ये आपका राइटिंग में होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिटर्न में होनी चाहिए और पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। पब्लिकली अवेलेबल मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो देखना चाहे तो भैया उनको एक पता हो कि अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके अलावा आ जाते हैं कि द एनुअल रिपोर्ट शुड सेट आउट द नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटी एंड द अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बने आपकी, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा जाना चाहिए कि बोर्ड मेंबर्स कितनी बार साल में मिले। ठीक है, जितनी बार मिलेंगे उतना काम होगा, नहीं मिलोगे काम नहीं होगा। कमिटी कितनी बार मिली है यहाँ पर, और हर एक डायरेक्टर की अटेंडेंस भी होना चाहिए, तब जाके आपको पता लगेगा भाई हमारे डायरेक्टर्स काम कर भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये सारे डिस्कशन तो अलग है, ये सब मुझे एक बात बताओ कि हम इतना बड़ा कोड लिख क्यों रहे हैं, हम इतनी डिटेल में बोर्ड मेंबर्स की, चेयरमैन की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इतना डिटेल में जाके हम लोग क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन है क्या इस बात का? सोचा तुम लोगों ने? अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने क्या है सोचा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि पूरा का पूरा कोड लिख दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई चेयरमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ये काम करना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? रीजन समझ रहे हो आप लोग इस चीज का, ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है मुझे, कोई दे सकता है रीजन इस चीज का? नहीं? मैं पूछूं किसी से? गर्विता आप बताओ, क्या रीजन हो सकता है इस बात का? ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा हमने डिटेल में कोड लिख दिया, सबकी ड्यूटीज और जो सीनियर लोग हैं इन लोगों की सब चीजें हम लोग इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गर्विता वॉइस आ रही है मेरी? क्योंकि जो टॉप लेवल पर जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को, वो इसलिए शायद मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। हाँ, और पूर्वा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? पूर्वा वॉइस आ रही है मेरी? पूर्वा वॉइस आ रही है मेरी? कहाँ गई पूर्वा? गायब ही होगी। और कौन बच्चा है यहाँ पे? महविश कहाँ गई? चलो, देवांश आप बता सकते हो? देवांश? देवांश? अब मैं ऐसे बीच बीच में पूछा करूंगा ताकि मुझे पता रहे क्लास में हो भी या नहीं हो। यहाँ भाई चलो ठीक है, स्टार्ट किया गया। देवांश आप हो क्लास में? गर्वित आप बताओ? गर्वित वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है?
कोई आइडिया नहीं है? नो सर। देखो, ये सब पीछे पड़ने के पीछे हम लोगों का एक रीजन है। मैंने जब हमने पढ़ना चालू किया है ना, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, तो एक चीज ध्यान में बताइए कि देखो ये उन्हीं कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है बेसिकली जो कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड होती हैं, जिनके शेयर्स जो हैं वो पब्लिकली ट्रेड होते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक कंपनीज के ऊपर। अब पब्लिक कंपनीज में अल्टीमेटली पैसा किसका है ज्यादा? आम आदमी का पैसा होता है। जैसे रिलायंस है हमारे इंडिया के अंदर, या अडानी एक बड़ा ग्रुप है, टाटा एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, या बड़े बड़े बैंक हमारे हैं, कोई ऐसे बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब पब्लिक कंपनीज हैं और ये मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाती है। आज मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से कंपनी के शेयर खरीदता हूँ, तो मेरा पैसा उन लोगों के पास जाता ही नहीं जाता? मेरा पैसा जाएगा उन लोगों के पास, आया ना? यस सर। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि मेरे जैसे और कितने लाखों लोग हैं जिनका पैसा उस कंपनी के पास है, और उस पैसे से को का यूटिलाइजेशन उन लोगों को करना है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो चेयरमैन, वो डायरेक्टर्स, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, दे आर टेकिंग द डिसीजन, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मुझ जैसे लाखों लोगों का पैसा जो है वो प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर वो सही से काम करेंगे तो मेरा पैसा सिक्योर है, मेरे पैसे से पैसा बनेगा, और अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो मेरा पैसा जो है वो डूब जाएगा, नुकसान होगा, मुझे नुकसान होगा, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उससे कई ज्यादा नुकसान मेरे को। मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना, मैंने मेरी सेविंग्स जो है वो शेयर मार्केट में डाल रखी है ना, हम लोग अपना पैसा सेव करते हैं, वो पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं। तो मुझ जैसे कई लाखों लोगों का पैसा उन लोगों के हाथ में है जिसके साथ वो खेल रहे हैं। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स वाई वी वांट कि वहां पर ऐसे लोग बैठे हों जो फ्रॉड नहीं करें, जो स्कैम नहीं करें, जो मेरे पैसे को जिम्मेदारी से समझें और उसको जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करें, अपना काम सही से करें। दैट्स वाई वी नीड अ डिटेल कोड। आई मेरी बात समझ में बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। आया? यस सबको सर। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। मैं इन बिटवीन पूछूंगा, अब ऐसे नहीं कि गायब हो जाओ बीच में से क्लास में, फिर ये नहीं होना चाहिए ना। क्लास में आप लोगों को अटेंटिव रहना है, मैं जो पूरी क्लास पढ़ा रहा हूँ उसको सुनना है, समझना है। ये कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, मैं इन बिटवीन कहीं भी पूछ सकता हूँ, जवाब आप देने के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरमैन की। जो चेयरमैन है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बोर्ड है, कमिटी है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी रिटन समवेयर और पब्लिकली अवेलेबल। मैं आज देखना चाहता हूँ कि भाई अंबानी जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी का अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या अगर वो चेयरमैन, तो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात इन लोगों ने करी है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई इवन एनुअल रिपोर्ट में ये भी लिखना चाहिए, होना चाहिए कि भाई कितनी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कौन कौन डायरेक्टर अटेंटिवली उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब चीजें उसमें। आगे समझ में यहाँ तक ये वाला पॉइंट? यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यू अपॉइंटमेंट टू द बोर्ड शुड टेक इनटू अकाउंट अदर डिमांड्स ऑफ द डायरेक्टर्स टाइम। ठीक है, फुल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट टेक ऑन मोर देन वन एनईडी रोल इन अ एफटीएससी 100 कंपनी और अदर सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई न्यू बोर्ड पे अगर आप कोई नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हो तो फिर आप जो है डायरेक्टर्स के टाइम या दूसरी डिमांड को देखते हुए कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई 10 डायरेक्टर हैं हमारे पास, तो उनके पास कितना काम है पहले से। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें नए अपॉइंटमेंट्स करने चाहिए, ताकि भाई हम इफेक्टिवली नए डायरेक्टर्स को काम दे सकें। अगर आपके पास काम ज्यादा नहीं हो और जबरदस्ती आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो तो भाई कंपनी का पैसा वेस्ट होगा, उन लोगों को सैलरीज दी जाएंगी, सब चीजें होंगी। और अगर आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम अपॉइंट कर लिए तो भी डिफिकल्ट है। अगर उनके पास काम ज्यादा है और आपको 4-5 और डायरेक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए थे, आपने एक डायरेक्टर 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए तो भी दिक्कत है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई जो हमारे पास पहले से डायरेक्टर हैं, ठीक है,
इनटू अकाउंट अदर डिमांड्स ऑन द डायरेक्टर्स टाइम, तो डायरेक्टर्स के पास कितना समय है यार, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। क्या कह रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, इसके अलावा फुल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट टेक ऑन मोर देन वन एनईडीज रोल इन अ एफटीएससी 100 कंपनी। अब एफटीएससी 100 सुना है क्या? एफटीएससी का नाम आप लोगों ने सुना है पहले? नहीं। एफटीएससी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने पहले? यहाँ पे कोई बता सकता है नहीं मुझे सर। एफटीएससी क्या है? नहीं पता? इंडिया में एनएससी के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? यस सर। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और निफ्टी के बारे में सुना आपने कभी? यस सर, सुना है। क्या है निफ्टी, क्या होता है? निफ्टी सर 50, एग्जैक्ट। ऐसे इंडिया में होता है निफ्टी 50। ठीक है, यस क्या कोई सर। बता सकता है निफ्टी क्या है? सर रिलेटेड टू स्टॉक्स ही रहता है। रिलेटेड टू स्टॉक्स रहता है। ऐसे सेंसेक्स भी आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा न्यूज में सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया। सेंसेक्स के बारे में सुना है कभी? सेंसेक्स के बारे में नहीं सुना किसी ने भी? सर सुना है बट ऐसे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि व्हाट इज चलो इट कोई बात अबाउट। नहीं, लेट डिस्कस अबाउट इट। लेकिन आप लोगों के लिए बात है, देखो आप जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत मस्ट है कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, है ना? आपकी फील्ड कॉमर्स है, कॉमर्स से फिर हम लोग स्पेशलाइजेशन टूवर्ड्स अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ गए। तो ये सब चीजें बेस्ड हैं हमारे कंपनी के मैकेनिज्म पे कि किस तरीके से कंपनी होती है, क्या होती है, और कंपनीज को पैसा कहाँ से मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, तो जहां से पैसा मिलता है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, सब ये चीजें वहीं से रिलेटेड करती हैं। तो मैं एग्जांपल, अभी एफटीएससी क्योंकि वर्ड आया, सो आई डिस्कस अबाउट दी सेंसेक्स एंड एज वेल एनएफटी। देखो सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और इसके अलावा एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको आप एनएससी कहते हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है क्या नहीं होता, वो आप थोड़ा सा खुद भी करना रिसर्च। तो इंडिया के अंदर जो निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके इंडेक्स को हम लोग निफ्टी कहते हैं। और निफ्टी 50 पूरा नाम है उसका। बेसिकली जो एनएससी पे सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती है ना, उन 50 कंपनी की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है हमारा निफ्टी। ठीक है, जैसे एक कंपनी का शेयर है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये तो समझते हो। मैंने मान लो सिर्फ फॉर यस एग्जांपल सर। रिलायंस के शेयर खरीदे, तो रिलायंस के शेयर कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो वैसे ऊपर डाउन करेगा। नाउ व्हाट इज निफ्टी? अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, इसका मतलब मैंने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 बड़ी कंपनियां हैं इस वक्त, उनके कंबाइंड शेयर खरीद लिए। एक बार पैसा इन्वेस्ट किया और उन 50 कंपनियों के शेयर कर लिए। इसको बेसिकली बास्केट ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। और अब उन 50 कंपनी के शेयर जब ऊपर नीचे होते हैं तो उनका एवरेज इज निफ्टी। आ गया समझ में? क्लियर है? यहाँ पे उनका जो एवरेज है वो निफ्टी है। आया समझ में? यस सर। यस है ना? सर। 50 कंपनी की शेयर्स के जो अप डाउन हो रहे हैं, उनका एवरेज जो है वो निफ्टी है। ठीक है, इसलिए अगर निफ्टी कभी बहुत नीचे आ गया ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारे देश की जो बड़ी 50 कंपनियां होंगी उन सबके शेयर्स डूब रहे हैं। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी जा रही है आपकी बड़ी। जैसे अब टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो ऐसी देश की 50 कंपनियां जिनके पास देश की 10% 15% वेल्थ होगा, तो वो ही जब डूब रहे हैं तो हमारे देश के लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो सेंसेक्स और निफ्टी के जाने से इसलिए बड़ा इकोनॉमिक वो आ जाता है, क्राइसिस आ जाता है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एफटीएससी, तो एफटीएससी भी ऐसे इंडेक्स है, बल्कि यूके का है। यूके की जो 100 बड़ी कंपनीज हैं उनके इंडेक्स को हम बेसिकली एफटीएससी कहते हैं। आया बेटा समझ में यहाँ पे? क्लियर? सर।
है ना। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया कि ये सब चीजें धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। शो यू ऑन, हम लोग गूगल पे भी देख लेते हैं एफटीएससी के। आपको कभी ये देखना हो कि भाई अभी यूके की इकोनॉमी कैसी चल रही है, सो आप सीधा एफटीएससी के बारे में देखो। एफटीएससी 100, ये देखो एफटीएससी 100 करके आपको मिलेगा। और ऐसे ही हमारा जैसे निफ्टी आप देखोगे तो वो भी दिखेगा आपको, अभी 7748.35 ये पाउंड में होगा, है ना। ये वहां की जो बड़ी 100 कंपनीज हैं उनका एवरेज इंडेक्स है ये, है ना, उनकी एवरेज है। अभी इस वक्त गिरा हुआ है 1.67% टुडे, आज जो है ये गिर गया। आया बेटा समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। सबको आया समझ में एफटीएससी के बारे में? यस सर। बैक टू, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर है ऐसी कंपनी में जो कि एफटीएससी 100 के अंदर आती है, मतलब यूके की 100 सबसे बड़ी कंपनीज के अंदर आती है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो काम तो होगा भाई, उसके पास फ्री फोकट तो नहीं होगा, होगा काम होगा। सांस लेने, मेरे हिसाब से सांस लेने का भी समय मुश्किल ही होगा एफटीएससी 100 ऐसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, सुनो बहुत काम होगा भाई। तो इन्होंने बोला कि देखो डिवीजन, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन समझ रहे हैं, तो आपको ये चीज इन्होंने बताई कि कभी भी हमको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम पहले तो देना नहीं चाहिए। और अगर मान लो वो एक एफटीएससी 100 कंपनी का फुल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एक रोल से ज्यादा असाइन नहीं करना चाहिए। मतलब मैं अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं तो कोई बात नहीं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का या उसका एक काम आप मेरे को दे दो, एक से ज्यादा मत दो, ये इन लोगों ने यहां पर बोला। आ गया भाई समझ में, क्लियर यहाँ पे, यस और नो? यस सर। फिर से ठीक है, रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कोई एफटीएससी 100 कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फुल टाइम तो शुड नॉट टेक मोर देन 1 एनईडी रोल। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एक काम से ज्यादा उसे नहीं देना चाहिए, उसको काम वही देने चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के काम है। फिर भी अगर आप उसको एक्स ऑफिशियो अगर वो कोई काम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का दे भी रहे हो तो सिर्फ एक काम उसको देना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, should not take on more than 1 NED role in a FTSE 100 company or other significant appointment. Appointment should not be made without prior approval of the board. हमेशा बोर्ड में अपॉइंटमेंट बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही आपको लोगों का करना चाहिए। ये इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जो हमारा सेकंड जो पार्ट था हमारा यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो सेकंड पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। पहला पार्ट किसके बारे में बात करता था? पहला पार्ट चेयरमैन के बारे में बात करता था। और चेयरमैन के अलावा किसके बारे में बात कर रहा था पहला पार्ट हमारा? जल्दी बताओ किसके बारे में बात करता है? NED. एक ही बच्चे को बताया क्या, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? जल्दी बताओ भाई किसके बारे में बात करता है? क्या हो गया, कहां खो गए? क्या वो बच्चा बोल ही नहीं रहा? अरे पहला पार्ट क्या था, मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तुमको, क्या था पहला पार्ट? बोर्ड की लीडरशिप। और पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग घर पे, इसका मतलब है भाई पढ़ना चालू करो। मैं बीच में क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, देखो तुम लोगों से ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा भी नहीं आता ना फिर देखो पढ़ने में। ये जरूरी है कि भाई हम लोग जो है वो पढ़ के आए पहली वाली क्लास का, ताकि हमको जो है वो चीजें ध्यान में रहें, ठीक है ना। तो अभी वापस से थोड़ा सा बता रहा हूँ कि भाई देखो बेसिकली 5 पार्ट में है। पहला पार्ट हमारा बोर्ड की लीडरशिप और कंपनी के पर्पस की बात करता है। दूसरा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन, सक्सेशन और इवेल्युएशन के बारे में। चौथा हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के है ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। और पांचवें में हम लोग रिम्यूनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 पार्ट्स हमारे यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। क्लियर है, अभी याद हो जाएगा सबको यहाँ पे? यस सर। ठीक है ना, मैं इन बिटवीन कभी भी पूछ लूंगा, ठीक है।
आज के लिए क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, कल ही अच्छे से पढ़, कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अच्छे से पढ़ के आना, और नेक्स्ट फिर कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन पढ़ेंगे यहाँ पर। चलो ठीक है भाई। यहाँ पे सर कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली सर यूट्यूब पर। कर तो दी मैंने अपलोड। नहीं सर, वो परसों वाली 2 बार रिपीट हो गई। चलो ठीक है, मैं वापस करता हूँ, है ना, मुझे लगा मैंने कर दिया था। ठीक है, नहीं सर, कल वाली। चलो बाय, गुड नाइट आज के लिए ना। ओके सर।